नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसानों के नुकसान से मुख्यमंत्री गहलोत चिंतित हैं। नुकसान को लेकर सीएमआर में अहम बैठक, अफसरों के साथ मुख्यमंत्री का मंथन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा गया कि तेज आंधी और ओलावृष्टि से नुकसान जो हुआ है वो बेहद दुखद है। अधिकारियों को जल्द सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित किसानों और आमजन को जल्द राहत भी दी जाएगी। 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहत पहुंचा सके। इस दौरान हो सकता है कि एक राहत पैकेज की घोषणा कर दी जाए। सीएमआर के अंदर यह अहम बैठक होनी है, नुकसान को लेकर यह बैठक होनी है। अफसरों के साथ मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। कोरोना को लेकर बैठक चल रही थी और उसी दौरान मुख्यमंत्री को पता चला कि दरअसल तेज अंधड़ की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ, तो फिर ये बैठक भी आहूत साथ के साथ कर ली गई, जो बताती है कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील किसानों के मुद्दों को लेकर, राजस्थान को लेकर। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि तेज आंधी और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है वो बेहद दुखद है। अधिकारियों को जल्द सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित किसानों और आमजन को जल्द राहत दी जाएगी। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी कोविड की बैठक चल रही है और चूंकि जो राजस्व और आपदा प्रबंधन की बैठक होनी है तो उनके अधिकारी है वो मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये बैठक भी औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दे दिए थे कि जो नुकसान हुआ है किसानों को या आम लोगों को आंधी तूफान के कारण या ओलावृष्टि के कारण से, तो उसका तुरंत आकलन किया जाए, सर्वे कराया जाए और जो भी लोगों को मदद पहुंचानी है वो तुरंत मदद है वो पहुंचाई जाए। अब एक जो मीटिंग होगी इसमें पूरे प्रदेश की स्थिति पे मंथन होगा कि किन किन जिलों में किन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ है, उनमें किसानों को कितना नुकसान है और आम लोगों को कितना नुकसान है। तो उसके बाद जो सरकार है ये उनको तुरंत मदद देने का भी फैसला है वो आज की बैठक में किया जाएगा। देखिए, आज जिस तरह से मौसम बदला है और बदलते मौसम के कारण से जो बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर किसानों की अगर हम बात करें, आम लोगों को भी नुकसान हुआ है। कई जगह हमने देखा है कि जो अंधड़ है उसके कारण से पेड़ भी गिरे हैं, कई जगह जानवर है वो भी उनके नीचे आए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है फिलहाल। लेकिन मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत इस बारे में बैठक बुलाई है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास पे बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें पूरा रिव्यू किया जाएगा प्रदेश की स्थिति को लेके, नुकसान को लेके और फिर सरकार किस तरह की मदद तुरंत दे सकती है इसके बारे में फैसला होगा। नरेश, मुमकिन कि किसी राहत पैकेज की घोषणा हो जाए? ये जल्दबाजी है विजेंद्र इस बारे में कहना, क्योंकि एक प्रक्रिया है कि जो भी नुकसान अगर किसानों को हुआ है और उस नुकसान का अगर मुआवजा का दिया जाना है तो गिरदावरी रिपोर्ट के माध्यम से दिया जाता है कि एक आकलन पहले किया जाता है कि कितना नुकसान किस क्षेत्र में कहाँ हुआ है। तो एक पूरी रिपोर्ट अगर आ जाएगी तो उसके तुरंत बाद जरूरी ये है कि रिपोर्ट जल्दी आए ताकि जल्द से जल्द उनको राहत मिल सके। तो ऐसे में जो फोकस है वो इस बात को लेके है कि उनका सर्वे करने में कोई देरी ना हो, क्योंकि सर्वे जितना जल्दी होगा किसानों को राहत है उतनी ही जल्दी मिल पाएगी। नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में बैठक लेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर बैठक, जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई, अंधड़ आया, किसानों को नुकसान हुआ, उसके आकलन के साथ साथ हो सकता है कोई बड़ी घोषणा भी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अप्रैल में हो सकता है फेरबदल और फेरबदल में अनिल देशमुख का विभाग बदलने की संभावना है। इस समय विवादों में घिरे हुए हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र में है शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार। राकांपा के हैं अनिल देशमुख। तीनों पार्टियां फिलहाल एकजुट हैं। कुछ समय बाद राकांपा बदल सकती है गृह मंत्री, लेकिन सवाल यह कि अगर अनिल देशमुख को हटाया जाएगा या उनका विभाग बदला जाएगा तो फिर उनकी जगह किसको गृह मंत्री बनाया जाएगा। 2 नाम इसमें आगे चल रहे हैं, दिलीप वलसे पाटिल और जयंत पाटिल। ये गृह मंत्री हो सकते हैं। देशमुख के इस्तीफे से इनकार कर चुके हैं शरद पवार। ऐसे में ये हाल फिलहाल माना जा सकता है कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन अप्रैल के अंदर अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, मंत्रिमंडल बदलाव होता है तो फिर गृह मंत्रालय उनसे ले लिया जा सकता है, क्योंकि उन पर आरोप गंभीर हैं और उन गंभीरता को देखते हुए शायद गृह मंत्री आगे वो ना रहें, लेकिन जो रहेंगे उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। 2 नाम इसमें आगे हो सकते हैं,
दिलीप वलसे पाटिल और जयंत पाटिल, इनको गृह मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं फ्यूचर ग्रुप को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से राहत मिली है। सिंगल जज बेंच ने प्रॉपर्टी अटैच करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि फ्यूचर और रिलायंस सौदे पर अमेजन को ऐतराज था। अमेजन की याचिका पर सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज बेंच का आदेश रोक दिया है और अभी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अमेजन अपील करने वाले। सवाल यह है कि तिरंगे और अशोक चक्र वाला केक काटना क्या वाकई में अपमान है? कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। तिरंगे के सम्मान से जुड़े मामले पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि तिरंगे की डिजाइन वाला केक काटना तिरंगे का अपमान नहीं है और न ही इसे देशभक्ति के खिलाफ कहा जा सकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दरअसल क्रिसमस के मौके पर 2013 में केक काटा गया था जिस पर तिरंगा बना था, अशोक चक्र बना था। उसके बाद ये मामला कोर्ट चला गया था और अब इस पर एक बड़ा फैसला आया और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तिरंगे और अशोक चक्र का केक काटना कोई अपराध नहीं है और न ही इसको देशभक्ति से जोड़कर देखना चाहिए, देशभक्ति के खिलाफ नहीं है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्रिसमस के मौके पर 2013 में इस तरीके का केक काटा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना वैक्सीन को लेकर अपील। दरअसल कहा गया कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस दौरान एक्सपर्ट्स की राय है भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर फोकस करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन से ही जनता कोरोना से सुरक्षित हो सके। वैक्सीनेशन में एज ग्रुप की लिमिट हटाकर सभी को टीका लगाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु के डॉक्टर देवी शेट्टी की ये राय उचित लगती है। 24 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शीघ्र टीकाकरण करना चाहिए क्योंकि ये लोग अपने काम से घरों से बाहर रहते हैं और सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। भारत के पास बड़ी संख्या में वैक्सीन उत्पादन की क्षमता भी उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करवाएं जिससे कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर पर काबू पाया जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों पर यह भी कहा गया कि लॉकडाउन आजीविका के लिए घातक साबित हो सकता है, यानी कि दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से इस पर अपना स्पष्ट मत रखा, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की सेकेंड वेव को रोकना है तो दो बड़े विकल्प हैं। पहला विकल्प, वैक्सीनेशन से ही जनता सुरक्षित होगी और इसके लिए एज ग्रुप का जो लिमिट है उसको हटा देना चाहिए, मसलन सभी को वैक्सीनेट करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी कि 24 से 45 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका शीघ्र टीकाकरण होना चाहिए क्योंकि यही वो लोग हैं जो घर से बाहर होते हैं, मार्केट में होते हैं, बाजार होते हैं, ऑफिस होते हैं और सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में जब भारत वैक्सीन उपलब्ध करा सकता है, उत्पादन कर सकता है, तो फिर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुनः अपील की है कि 11 मार्च को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 203 मामले आए थे। 22 मार्च को यह संख्या 602 हो गई है। महज 11 दिन में ही कोरोना के नए मामलों की संख्या करीब 3 गुना तक बढ़ गई है। अगर अभी भी लापरवाही बरती गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए हर किसी को मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए। अगर अभी भी लापरवाही बरती गई तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और यदि आमजन ने पूर्व की तरह सतर्कता नहीं बरती तो सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार कठोर फैसलों की बजाय आमजन के सहयोग से कोरोना को नियंत्रित करना चाहती है। आप सभी से एक बार फिर अपील की गई कि कोविड प्रोटोकॉल की पूरे तरीके से पालना की जाए। सरकार और प्रदेशवासियों का सहयोग इसमें बेहद जरूरी है। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की। लिसन टू मिजोरम। म्यांमार में सैन्य तानाशाही, आम जनता पर अत्याचार जारी है। इस बीच म्यांमार के कई लोगों को भारत में शरण मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारत की विदेश नीति दिल्ली में तय होती है।
दूसरी तरफ मिजोरम की वास्तविक स्थिति को भी देखने की बेहद जरूरत है। म्यांमार की पीड़ित जनता के दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने भी अपील किया और कहा कि म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों को शरण मिलनी चाहिए, लेकिन ये फैसला दिल्ली से होना है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी जो सीमा है वो मिजोरम से लगती है और इस वजह से हो सकता है कि अगर शरणार्थी यहां पर आएंगे तो डेमोग्राफिकल चेंजेस आम जनता वहां की महसूस हो। लेकिन सच्चाई यह भी है कि म्यांमार में सैन्य तानाशाही से आम जनता त्रस्त है। म्यांमार के अंदरूनी वातावरण का पूर्वोत्तर भारत पर असर भी पड़ रहा है, जिसका जिक्र हम करें कि 1600 किलोमीटर लंबी है भारत और म्यांमार की सीमा, और इसमें से 500 किलोमीटर सीमा अकेले मिजोरम के साथ लगती है। मिजोरम और म्यांमार के चिन प्रांत के परंपरागत रिश्ते रहे हैं। म्यांमार से करीब 500 लोग शरण लेने मिजोरम पहुंचे हैं। इन लोगों को शरण देना चाहते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री, लेकिन शरणार्थियों को वापस भेजने के पक्ष में है केंद्र सरकार। भारत के हल्के हेलीकॉप्टर की पहली डिलीवरी अगस्त में होगी। दरअसल 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उपलब्ध होंगे 12 LUH हेलीकॉप्टर। भारत में ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH बन रहे हैं। बना कौन रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन हेलीकॉप्टर को बना रही है। पाकिस्तान और चीन सीमा पर हाई एल्टीट्यूड के अंदर ये हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं और सेना के लिए बेहद उपयोगी होंगे LUH हेलीकॉप्टर। IIM कोलकाता की निदेशक अंजू सेठ ने इस्तीफा दे दिया है। संस्थान की पहली महिला निदेशक थी अंजू सेठ। अंजू सेठ ने बोर्ड को और प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया। देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय बिजनेस स्कूल है IIM कोलकाता। चेयरमैन श्री कृष्ण कुलकर्णी के साथ अंजू का विवाद चल रहा था। अंजू सेठ के काम से दखल अंदाजगी श्री कृष्ण कुलकर्णी कर रहे थे और वो अंजू सेठ को बर्दाश्त नहीं। कुछ बोर्ड सदस्यों ने भी कहा कि अब IIM कोलकाता ऑटोनॉमस नहीं। बार बार दखल अंदाजगी से परेशान होकर अंजू ने इस्तीफा दिया। और अब बात करते हैं पर्यटन निगम की, क्योंकि इससे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान रोडवेज के यात्रियों को पर्यटन निगम की होटल में विशेष डिस्काउंट मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की अवधि में रूम किराए में 30% की छूट मिलेगी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि में 15% की छूट मिलेगी। RTDC की कार्यकारी निदेशक ज्योति चौहान ने फाइल पर आदेश दे दिया है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी की अवधि में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अग्रिम बुकिंग पर भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर की। हर किसी के जहन में सवाल होगा, कितना चंदा, कितना चढ़ावा वहां पहुंचता होगा। तो एक रिपोर्ट सामने आई। वैष्णो देवी मंदिर में 2000 से 2020 के दौरान कितना चढ़ावा चला, यानी कि 20 सालों में वैष्णो देवी पर कितना चढ़ावा आया है, यह साफ हो गया है। इन 2 दशक में 1800 किलो सोना चढ़ा है, 4700 किलो चांदी चढ़ी है और 2000 करोड़ रुपए नगद चढ़े। दरअसल कुमाऊं के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह जानकारी मांगी थी और RTI आवेदन के जवाब में यह जानकारी मिली है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा ने यह जानकारी साझा की और कहा कि बीते 2 दशक के अंदर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को 1800 किलो सोना मिला है, 4700 किलो चांदी मिली है, 2 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए नगद मिले और ये सब चंदे के रूप में, चढ़ावे के रूप में मिले। कुमाऊं के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने RTI के जरिए जानकारी मांगी और ये जानकारी अब मिल गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असम चुनाव के बीच बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। असम में पहले समस्याओं का जमावड़ा था। असम में 5 साल में विकास हुआ है। 10 संकल्प के माध्यम से बीजेपी आगे बढ़ेगी। मिशन ब्रह्मपुत्र से बाढ़ की समस्या का निपटारा करने का वादा किया गया। 30 लाख लोगों को 3000 की आर्थिक मदद दी जाएगी।
असम में रह रहे घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ये भी वादा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एनआरसी को लागू करेंगे, ये भी दावा किया गया है। वहीं 2 लाख युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी, ये भी घोषणा पत्र संकल्प पत्र में वादा किया गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए मिशन शिक्षा उन्नयन लागू किया जाएगा और 8 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी, यानी कि असम में 10 लाख नौकरी देने का संकल्प बीजेपी ले रही है। 2 लाख सरकारी महकमे में और 8 लाख निजी क्षेत्र। नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए विशेष समिति, रिजर्व बैंक ने किया 5 सदस्यों की समिति का गठन। इस दौरान स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी यानी कि SEAC का गठन और पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ समिति के अध्यक्ष बना दिए गए। इसके अलावा रेवती अय्यर, बी महापात्र, TN मनोहरन, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर सदस्य होंगे। नए बैंकों के आवेदनों का मूल्यांकन ये समिति करेगी। और आखिरकार फेसबुक के तेवर नरम पड़ गए हैं। भारत सरकार की नीतियों के पक्ष में झुका फेसबुक इंडिया के MD अजीत मोहन ने कहा, सरकार के गलत कंटेंट रोकने के प्रयास सही हैं। सरकार की भावनाओं का सम्मान करता है फेसबुक भारतीय कानूनों के खिलाफ नहीं, अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अनुसार फेसबुक फैसला करेगा। भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता कर रहा UAE शाही घराना दरअसल पर्दे के पीछे से शांति के लिए मध्यस्थता कर रहा है। UAE के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर इसकी पुष्टि की और कहा कि मामले में ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। इसमें UAE के अफसरों के हवाले से कहा गया कि बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति, इसी दिशा में इसकी पहली शुरुआत है। इसके बाद UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला भारत भी पहुंचे। शराब निर्माता कंपनियों के पकड़े करोड़ों की GST चोरी। दरअसल SDRI जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य की 5 प्रमुख शराब निर्माताओं के लेन देन की जांच हुई है। इस दौरान स्प्रिट, एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल और कैटल फीड के नाम पर गड़बड़ी की गई है। 638 करोड़ के लेन देन पर नहीं चुकाया गया 110 करोड़ का GST। SDRI के DG आनंद स्वरूप के निर्देश पर यह जांच की गई, जिसमें खुलासा हुआ है ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, विंटेज डिस्टिलरीज लिमिटेड, एग्री बायोटेक और ADS इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की जांच की गई। दरअसल जयपुर, अलवर, बहरोड और श्री माधोपुर में छापे मारे गए। रेक्टिफाइड स्पिरिट और ENA पर 18% GST के स्थान पर वैट चुकाया गया। शराब निर्माताओं ने महज 5.5% वैट का ही भुगतान किया, जबकि इन पर GST कानून में HSN कोड 2007 में यह है 18% GST। और इसी तरह अनेक सह उत्पादों की भी पशु आहार के नाम पर मुक्त बिक्री कर दी गई, जबकि इन पर भी GST कानून में HSN कोड 2303 से दे था 5% GST। बोटलिंग प्लांट ने जॉब वर्क पर भी 18% GST के स्थान पर 5% का ही भुगतान किया। SDRI ने SGST को राजस्व वसूली की अब सिफारिश भेज दी है और राज्य में सक्रिय अन्य डिस्टिलरीज की जांच के लिए भी SGST को निर्देशित कर दिया गया। जब एक निशाने में मार गिराई मंत्री ने बर्ड। खेल मंत्री अशोक चांद्रा का अचूक निशाना। जगतपुरा शूटिंग रेंज पर आज बंदूक थामी चांद्रा ने पहले ही शॉट में बर्ड पर सटीक निशाना चांद्रा ने लगा दिया। वैसे चांद्रा है क्रिकेट और पोलो की दमदार खिलाड़ी, लेकिन अब निशानेबाजी में भी कदम रखने की तैयारी है। वाकई राजनीति से ज्यादा खेलों में रुचि है अशोक चांद्रा की। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान के दिन और उससे 72 घंटे पहले बाइक रैलियों पर रोक रहेगी। निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक रैलियों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मतदाताओं को डराने संबंधी खबरों पर आयोग ने संज्ञान लिया और कहा कि समाज विरोधी तत्व बाइक का इस्तेमाल करते मतदाताओं को डराने के लिए 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने अब निर्देशित कर दिया है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों दलों को इस बारे में अवगत कराने के निर्देश दिए और अब
इस तरीके की बाइक रैली होती दिखाई नहीं दी। नैतिकता के अलग अलग पैमाने, क्या बीजेपी अपने हिसाब से पैमाने को बनाती है और इस्तेमाल करती है? दरअसल परमवीर प्रकरण में बीजेपी ने सीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। जब बीजेपी शासित राज्यों में चिट्ठियां, सीडी आदि कांड हुए, वह रवैया अलग रहा, लेकिन अब बीजेपी महाराष्ट्र उच्च नैतिक पैमाने की बात कर रहा है। जिस तरह से परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर खुलासा किया, उसी तरह उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी पुलिस अधिकारियों ने खुलासे किए थे। वहीं कर्नाटक में राज्य सरकार के एक मंत्री की वीडियो सीडी सामने आई थी, लेकिन जब बीजेपी नेताओं ने एक्शन नहीं दिखाया बल्कि चुप्पी साध ली। और अब महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों की चिट्ठी के बहाने सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शह और मात का खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर सभी पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हुआ। मुफ्त बांटने का रास्ता जरूर तमिलनाडु ने देश को सिखाया। वैसे लोक लुभावन वादे से लोगों को आकर्षित करने का दाव है केजरीवाल ब्रांड। अब इस लाइन पर असम, बंगाल और दूसरे राज्यों के चुनाव में पार्टियां चलती दिखाई दे रही हैं। चुनावी घोषणा पत्रों में पार्टियां ऐसे एजेंडों पर ही आमजन को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। केजरीवाल की घर घर राशन वाली योजना को ममता ने बंगाल में आगे कर दिया है और दिल्ली के बिजली पानी फ्री वाले दाव पर कांग्रेस ने असम में ऐलान कर दिया है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव, कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में, बीजेपी की गढ़ भेदने की अपनी एक रणनीति है। सुजानगढ़ की जनता ने हर बार चुनाव में चेहरा बदला है। सुजानगढ़ की सीट अभी एससी के लिए आरक्षित है। कांग्रेस यहां 6 बार जीती है, 3 बार निर्दलीय जीते हैं। जनसंघ और जनता पार्टी एक बार विजयी हुई। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने इस सीट पर 4 बार जीत हासिल की। संजय निरुपम से कांग्रेस नेता नाराज हैं। चिट्ठी कांड में संजय कर रहे आग में घी डालने का काम। परमवीर मामले पर बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं संजय निरुपम। रविशंकर प्रसाद की लाइन को ही संजय ने आगे बढ़ाया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले में शरद पवार से पूछताछ होनी चाहिए। वैसे राहुल और तीसरे मोर्चे को लेकर कांग्रेसी चिढ़े हुए हैं पवार से, लेकिन पवार ही हैं जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को बचा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस नेता अभी नहीं चाहते कि पवार पर व्यक्तिगत हमला किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि संजय निरुपम को पार्टी के इस एजेंडे से कोई मतलब नहीं है और संजय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से पार्टी को नुकसान देने वाले बयान लगातार दे रहे हैं। बात केसीआर के बेटे को जन्मदिन की तोहफे की। दरअसल जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं चंद्रशेखर राव बेटे केटी रामाराव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं, क्योंकि शायद चंद्रशेखर अब रिटायर होने की प्लानिंग बना रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि चंद्रशेखर चाहे तो वो अभी लंबे समय तक सक्रिय राजनीति कर सकते हैं। राज्य में उनकी लोकप्रियता पहले की तरह कायम है। विधान परिषद चुनाव में मोहर लग चुकी है, लेकिन हाँ, राव के चचेरे भाई हरीश जरूर दे सकते हैं चुनौती, लेकिन वो भी पीछे हट गए। दूसरी तरफ केटी रामाराव पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अभी भी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और रामाराव के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने पर पार्टी में रास्ता पूरी तरह से साफ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।